हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस डी एंड एफ ब्लॉक के तीसरे लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपने मेरे पहले और दूसरे लेक्चर आपने देखे होंगे। जिन बच्चों के इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे प्रॉब्लम बेटा यहाँ सॉर्ट आउट होंगे। थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पहले तो आपको समझाऊंगा, उसके बाद उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले आप एक एक चीज़ें समझें, उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से मेटालिक कैरेक्टर। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है बेटा? ऐसा कैरेक्टर आप यूं कह सकते हैं कि जो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देते हैं, उनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होता है। ठीक है। अब इसके मेटालिक कैरेक्टर के पीछे कारण क्या है अगर मैं कहूँ तो बेसिकली डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो होता क्या है कि डी ब्लॉक के मेटल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मेटल तो नहीं माने जाते हैं। ठीक है। उसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तो आसानी से देते नहीं और दूसरा इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी वजह से क्या होता है बेटा? हाई होती है। लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूं बेसिकली कुछ इसके पॉइंट्स जो नोट करने वाली हैं, तो कॉपी पेन उठा लो और लिखना शुरू करो। ठीक है, वन बाय वन। तो बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो ये है बेटा, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक। ध्यान से समझेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ डी ब्लॉक मेटल आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक। क्यों भाई? ऐसी क्या खास बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जा रहा है? सोचो एक बार को, थिंक अबाउट। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई जा रहा है एस ब्लॉक की तुलना में, और एटॉमिक साइज स्मॉल जा रहा है। ठीक है। और इनके डी ऑर्बिटल में काफी सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ में मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं। एक बॉन्ड बनाए तो चलो ठीक है चलता है, तो कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड दोनों एक साथ बन रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर काफी अच्छी मजबूती आती है। इनका जो है यूटेंसाइल बनाने में इनका बड़ा अच्छा यूज हम कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ डी ब्लॉक मेटल्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक ड्यू टू एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल का बेनिफिट ये हो जाता है बेटा कि बहुत सारे बॉन्ड बनाना पॉसिबल हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने नोट के सेकंड पॉइंट में। ठीक है बेटा, द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in D subshell. As a result, they have high melting point. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वो सबसे ज्यादा है डी ब्लॉक के मेटल्स की। मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो जाता है कि उनके साथ कोई आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? देकर उनसे एक बॉन्ड बना लेगा। अगर कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां बॉन्ड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई एलिमेंट आता है, कोई एटम आता है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करके उसके साथ क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। डी ऑर्बिटल में काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। क्रोमियम में मैग्नीज और जिंक है। आप अगर इसमें देखेंगे तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सी हियर, कैसे? जरा डी में बनाओ बेटा। अब डी में कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 5, 1 2 3 4 5। और आप अगर एस में देखेंगे तो कितने अनपेयर? टोटल ओवरऑल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये 6 बॉन्ड बनाने में सक्षम हैं। अब 6 बॉन्ड बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यार ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ना आसान है, 2 आसान है, 6 थोड़ी डिफिकल्ट है। हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी क्रोमियम को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि क्रोमियम के एटम काफी ज्यादा क्या है? क्लोजली पैक होंगे और उनको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनका क्या है? एटमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी जिंक में आ जाओ बेटा और यहां आ जाओ। नंबर ऑफ, एक बात और है, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतनी ज्यादा उनकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, फॉर्मेशन की चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अब यहां पर देखो, मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना? एज अ रिजल्ट होता क्या है बेटा? बताओ। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा?
हाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सोचने की बात है। आपके पास कोई सॉलिड पड़ा हुआ है और उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे एटम्स क्या होंगे बेटा? क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर एटम्स क्लोजली पैक्ड है और उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? गैसेस फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे? उनको इतना हीट देंगे कि सॉलिड से पहले तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद फिर वो गैसियस फेज में चला जाएगा। क्योंकि कोई सॉलिड एटॉमिक फॉर्म में कब जाएगा? जब उसके एक एक एटम अलग अलग हो जाएंगे। यस और नो? तो एटॉमिक फॉर्म में ले जाने के लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक बार पढ़ते हैं। तो बड़ा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हायर फॉर दोज मेटल विच शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्डिंग। समझ में आता है? उनके लिए सबसे ज्यादा होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ बेटा मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनमें से हमारा एक ही बंदा ऐसा है पूरे 3D सीरीज में, दैट इज व्हाट? क्रोमियम। क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 6 कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में हो सकता है वो मेटालिक बॉन्ड में भी पार्टिसिपेट करे। क्रोमियम विल हैव मैक्सिमम एटमाइजेशन एंथैल्पी। रट्टा मार लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझने का एक तरीका है। ठीक है, मैं तुमसे अगर यूं कहूं भाई, जैसे हमारे पास यहाँ पर पेन है, इट इज मेड अप बाय व्हाट? इट इज मेड अप बाय एटम्स, राइट? और मैं तुमसे कह रहा हूं इसके एटम्स जो भी हैं, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है और इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे, जो एनर्जी हम इसको देंगे, वही एनर्जी क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। यहां तक ठीक है? लेकिन एक बात जरा दिमाग लगा के सोचना कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकालूंगा और एनर्जी इसको दूंगा, तो जो भी मैं एनर्जी दूंगा वो एनर्जी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजर करना पॉसिबल है? नो, राइट? खास तौर पे जब वो सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या करें फिर? तो बेटा ये जो एटम है ना यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, उसके एटम को, एक एटम या 2 एटम, जो भी एटम है यहाँ पे, सारे एटम को अलग अलग कर लो, एक एटम निकाल लो यहाँ से। वो जो एक एटम हमने आइसोलेट किया है ना, बाहर निकाला है ना, कौन से फॉर्म में है? बाहर तो तभी आएगा ना सॉलिड से जब गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, आया ना? तो गैसियस फॉर्म में आने के बाद अब वो एटम अकेला हो गया। अब उससे जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो क्या होगा? दिमाग लगाओ, दैट इज व्हाट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो यहां तक समझ में आता है? राइट? चलो अब जरा दिमाग लगाना। हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़ा हुआ है। जब हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते थे तो क्या होता था बताओ? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता था। और मैग्नीज से जब आगे बढ़ते थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक क्या होता था? कांस्टेंट। और फिर आगे इंक्रीज हो जाता था। यानी एटॉमिक साइज लास्ट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब दिमाग लगाना। जब एटॉमिक साइज स्कैंडियम से मैग्नीज तक बड़ा आपका स्मॉल हो रहा था, यानी डिक्रीज कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके ठीक आगे जाने पर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो जो एनर्जी हमें आयरन पे लगा वही निकल पे, वही वर्ल्ड पे। और आगे बढ़ गया तो एटॉमिक साइज क्या हुआ बेटा? कॉपर और जिंक में बढ़ गया। अब एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? और आसान हो जाएगा। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां और कम हो जाएगा। इसके चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? दिमाग लगाओ, सोचो जरा, सोचो जरा। स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक साइज स्मॉल है, फिर कांस्टेंट है, फिर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालो, जहां एटॉमिक साइज स्मॉल होगा वहां इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और जहां पर कम होगा ऑब्वियस है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी विल फर्स्ट इंक्रीज स्कैंडियम टू मैंगनीज। ध्यान रखना बच्चों, स्कैंडियम टू मैंगनीज, यानी यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। देन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आयरन, निकल और कोबाल्ट पे क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके आगे बढ़ो। देन शुड डिक्रीज। अच्छा,
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना यार, कहां की बात मालूम है ना, रिमेन्स कांस्टेंट कहां तक, आयरन कोबाल्ट और निकल, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल तक क्या है बेटा, कांस्टेंट है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े कॉपर और जिंक पे, वहां एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तो वहां पर क्या होना चाहिए बेटा, ये कहीं ना कहीं डिक्रीज मारना चाहिए, और आयोनाइजेशन एनर्जी, बट ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो डिक्रीज बट वेल इनक्रीज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, सीधी सी बात है, यानी कॉपर और जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा, फुल्ली फिल्ड है, जरा चेक करेंगे यहां पे, कॉपर का क्या है बेटा, आर्गन 3d10 4s1, जिंक का भी देख लेते हैं बेटा, आर्गन 3d10 4s2, यानी यहां पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो जो 3d है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा आएगा, बोलो यहां तक याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब अब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है जरा देखना, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज फर्स्ट फ्रॉम 3d टू 4d सीरीज, यानी स्कैंडियम से इट्रियम वाली सीरीज में क्या हो रहा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है यार, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, उसका रीजन बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है ना बेटा वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है 3d से 4d सीरीज पे जाने पे, और आगे बढ़ते हैं, बट विल इंक्रीज फर्दर फ्रॉम 4d टू 5d, और अच्छा जी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम 4d से 5d सीरीज पे जाते हैं, जब एट्रियम से लैंथनम वाले सीरीज में जाते हैं, तो जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो एनर्जी है जो हम देते हैं, वो क्या होने वाला है, घटने वाला था, या यूं कह लो घटने की टेंडेंसी ज्यादा थी, बट कहीं ना कहीं हमें क्या उल्टा देखने को मिल रहा है, भाई जब तुम 4d से 5d पे जाओगे तो एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा, सोचो, क्योंकि वहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, अब 3d से 4d पे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है नो डाउट, क्योंकि यहां पर लैंथेनॉइड, क्योंकि यहां पर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है, लेकिन जब तुम एट्रियम से लैंथनम वाले पे आते हो बेटा सीरीज पे, तो आपका यहां पर शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहां पर डोमिनेटिंग हो जाता है और एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमें यहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है, कहां पर मतलब टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, राइट, लेकिन यहां शुरू में घटा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक मेटल, राइट, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ऑब्वियस सी बात है भाई, डी ब्लॉक का मेटल का अगर आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, एटॉमिक साइज किसका कम है, डी ब्लॉक का कम है, एस ब्लॉक का थोड़ी कम है, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, डी ब्लॉक का ज्यादा है, एस ब्लॉक का थोड़ी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका कम है, एस ब्लॉक का कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल, रीजन आपके पास है बेटा, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक बात, ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है, ड्यू टू अबव रीजन डी ब्लॉक मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक, अरे जब इलेक्ट्रॉन ही आसानी से नहीं देगा तो रिएक्शन क्या करेगा यार, ऑब्वियस है किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से ही बेटा, इलेक्ट्रॉन का ही बिजनेस चलता है, अगर बिजनेस में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन वहां पे स्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर मैं किसी डी ब्लॉक के मेटल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, आया ना, डी ब्लॉक के मेटल को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, अगर अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में तब तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर वो थोड़ा सा रिपल्सन मार रहा है, फीबली रिपेल्ड, तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब ये कैसे पहचाने कि कौन पैरा है और कौन डायमैग्नेटिक है, तो उसके लिए हमें एटम के अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है। अगर एटम के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तब तो पैरामैग्नेटिक है,
और अगर उसके अंदर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलो एक एक लाइन पढ़ते। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, they behave as a paramagnetic in nature. The compound in which central atom contain unpaired electron, they behave as a paramagnetic in nature. If they have paired electron, they behave as a diamagnetic in nature. समझ में आ रहा है कुछ यहां पे? नहीं आ रहा है? चलो समझते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि जिंक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ और क्रोमियम का, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो जल्दी से, 3d10 और 4s2। चलो क्रोमियम पे आ जाओ, 3d5 और 4s1। चलो अब इनके ऑर्बिटल्स का वो बना लो बेटा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। ये आपका डी है, 1 2 3 4 5। These are fully paired, आया ना। और यहां पर देखें आप इसे 5, और ये यहां पर आपका एक और आ गया। तो बेटा ये तो अनपेयर है अगर आप देखो तो ये कैसा मैग्नेटिक है? पैरा। और ये क्या होगा बेटा? डायमैग्नेटिक होगा। अब बात आती है पैरामैग्नेटिक तो है, बट किसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी क्षमता है, कितनी प्रबलता है, कितना मैग्नीट्यूड है, वो हम पता करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला है बेटा n+2, ठीक है। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम? लिखो यहाँ पे, दैट इज व्हाट, n इज 6। अगर आप क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते 6 + 2, ओवरऑल क्या आ जाएगा? 48। क्या आ जाएगा? √48 बोहर मैग्नेटन इसकी यूनिट आ जाती है। तो दिस इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल, एंड नाउ लिसन केयरफुली, अगेन आई एम रिपीटिंग। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट n+2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अरेंज द फॉलोइंग in their increasing order of magnetic character. The number of molecules are here. दिमाग तुम्हें लगाना है, ठीक है। ये आपका रहेगा एज अ होमवर्क, ट्राई करो। अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन। एंड इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ और, छोटी छोटी बात करेंगे उनके बारे में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।